हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार। दिस इज़ मीनाक्षी भगत। तो गाइस, हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले रिलैक्स हो जाएं और स्ट्रेस फ्री हो जाएं। और तो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में 1853 तक पढ़ा था। और 1853 का जो इंडिया था उसका ये सिचुएशन था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे वो अलग अलग थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे जिनको 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोला जाता था। इन 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर में से 4 जो थे वो लोकल गवर्नमेंट से थे और लोकल गवर्नमेंट जो थी वो मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल से थी। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर आप ये सब डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देख सकते हो। और इसी को हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं और यहीं से हमारा जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था वो आया था। एट द सेम टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर्स थे और जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये 4 मेंबर्स मिलके लेते थे। ठीक है। उसके बाद मैंने नोट में एक चीज़ लिखी है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो 1773 का एक्ट आया था उसमें जज को कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई थी और फिर डिस्प्यूट होने लगे थे, फिर नेक्स्ट एक्ट आया था। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं बहुत ही डिटेल्स में। और ये यहाँ पे ये मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ से आप देखिए, जो चार्टर एक्ट आए थे वो 20-20 ईयर्स के टाइम इंटरवल में आते थे। और जो 1853 का एक्ट था उसमें जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, उन्होंने बताया था कि अब हम तुम्हारी पावर्स को कभी भी कम्प्लीटली ले सकते हैं। लाइक हम जो एक्ट अब बना रहे हैं ये अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो है वो हम कभी भी ला सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने एग्जैक्टली 1853 के बाद 5 साल के बाद 1858 में नेक्स्ट एक्ट लाया था। और ये क्यों लाया था? ये लाया था कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में ज़्यादा से पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या था कि जो पावर जो था वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ओके, आज हम जो देखेंगे वो हम एक्ट देखेंगे 1858 का, आफ्टर द रिवॉल्ट। ठीक है। और इसको देखिए, जो पहले एक्ट थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट थे। उनका नाम जो था वो काउंसिल एक्ट इसीलिए था क्योंकि वो अग्रीमेंट की वजह से आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच का अग्रीमेंट की वजह से। ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख रहे हैं। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रहा है और अब जो इंडिया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। ओके गाइज, 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने एक न्यू ऑफिस को इस्टेब्लिश किया था जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और इन्हीं के अंडर एक 15 मेंबर काउंसिल भी था। ओके गाइस, जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको स्टैनली बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? मेरे साथ बोलिए, स्टैनले। क्या, कौन थे जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? स्टैनले। वेरी गुड। उसके बाद जो स्टैनले थे इनके अंडर 15 मेंबर का काउंसिल था। 8 जो थे वो नॉमिनेटेड थे, 7 जो थे वो इलेक्टेड थे। इलेक्टेड मतलब कि इलेक्शन के प्रोसेस से उनको सिलेक्ट किया गया था। और ये इलेक्ट किसने किए थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कंट्रोल करते थे? मतलब कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल काम करते थे। कमर्शियल मतलब कि वो सिर्फ ट्रेड को संभालते थे और ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से देखा था। ओके। उसके बाद जो 8 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे इनको कौन नॉमिनेट करता था? ब्रिटिश क्राउन, जाने के किंग, क्वीन या फिर पार्लियामेंट, कुछ भी समझ लीजिए आप। ओके। और मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस वक्त कौन था हमारा ब्रिटिश क्राउन में? कौन था? कौन सी क्वीन थी? आप देखिए, विक्टोरिया थे या फिर क्वीन एलिजाबेथ थे? कौन थे? ये आपका होमवर्क है। ओके गाइज, ये आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। तो गाइज, हमने ये देखा कि 8 जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। ओके। और उन्होंने ये बोला था कि आउट ऑफ दीज 15 मेंबर्स जो 9 मेंबर्स हैं उनको इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक ये कंपल्शन है कि वो 9 ईयर्स तक इंडिया में पहले के रहे हुए होने चाहिए। ओके, ताकि उनको इंडिया का एक्सपीरियंस हो और वो अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद जो 2 बॉडीज़ थी ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम कर चुके हैं। गाइस, पहले इंडिया में डुअल सिस्टम चल रहा था अब तक, 1858 तक।
डुअल सिस्टम कैसे था कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कोई और मैनेज कर रहा था और कमर्शियल अफेयर्स को कोई और मैनेज कर रहा था, और अब इस डुअल सिस्टम को इस एक्ट के बाद ख़त्म कर दिया गया था। ओके, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब उसको बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब उसको क्या बना दिया गया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो कैनिंग थे। वैसे तो यूजुअली इसको लोग बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग, लेकिन हम ब्रिटिशर्स को लॉर्ड नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? कैनिंग। और ये जो वाइस रॉय थे इनको लिमिटेड पावर्स मिला था और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करते थे। अब गाइज एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये ब्रिटिशर्स कितने ही कमीने लोग थे कि सिचुएशन ये आ गया था कि खुद ये लोग, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और उसकी जो काउंसिल है, ये कहाँ बैठेंगे? ब्रिटेन में बैठेंगे, और वो हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। मतलब तुम खुद सोचो, अगर आप आज की सिचुएशन को इमेजिन करो कि ये सोच के देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे होंगे और वहाँ से हमको मैनेज कर रहे हैं, तो उनको क्या पता हमारी क्या नीड्स हैं क्या नहीं। आज हम जिस एक्ट को पढ़ते जाएंगे उसी को साथ साथ में लर्न भी करते जाएंगे। ओके, हमने ये देखा कि 1858 का जो एक्ट है उसमें क्या आया था, उन्होंने एक न्यू ऑफिस लाया था जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये भाई साहब जो हैं वो ब्रिटेन में बैठ के हम पे रूल करेंगे, और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए 15 और लोग होंगे। जो 15 मेंबर का काउंसिल होगा उसमें से 8 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे और 7 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। ये याद रखिएगा कि 8 जो हैं उनको ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट कर रहा है। 8 को कौन नॉमिनेट कर रहा है बताइए? हाँ, ब्रिटिश क्राउन, वेरी गुड। और 7 को कौन इलेक्ट कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी गुड। उसके बाद ये जो 15 मेंबर्स हैं उनको इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक वो 9 दे मस्ट स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 9 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने डुअल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, लाइक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडीज़ थी उनको अबॉलिश कर दिया था। किसका क्या काम था ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्लीज़ जिसको नहीं याद है वो प्रीवियस क्लास को एक बार फिर अटेंड कीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इसमें से इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक की। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया था। और अब प्लीज़ मुझे बताएं कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया फर्स्ट जो था वो कौन था? बोलो। हाँ जी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ कैनिंग बोलना है। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? कैनिंग थे। और हाँ, अगर ऑप्शन में आता है एग्जाम में लॉर्ड कैनिंग तो उसको ही टिक करना, ये मत सोचना, ईगो पे मत ले लेना मेरी तरह, सिर्फ कैनिंग बोलोगे लेकिन एग्जाम में लॉर्ड कैनिंग करना। ओके, उसके बाद ये जो लॉर्ड कैनिंग थे इनके साथ एक चीज़ तो अच्छी हो गई थी, वो ये थी कि उनकी पावर जो थी लिमिटेड थी, बट बुरी चीज़ क्या थी कि वो अभी भी कंट्रोल जो था वो किसका था? ब्रिटिशर्स का ही था। समझ में आया कि कैनिंग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करते थे और उनकी पावर जो थी वो लिमिटेड थी। उनको कौन कंट्रोल करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए ध्यान से सुनिए, वाइस रॉय जो थे वो इंडिया में बैठते थे, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो ब्रिटेन में बैठ के ऑर्डर देते थे वाइस रॉय को कि तुम इंडिया के लिए ये डिसीजंस लो। ठीक है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मेरे साथ बोलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर है वाइस रॉय। वाइस रॉय का एक लेजिस्लेटिव है काउंसिल है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है यही लॉज बनाएंगे और लेजिस्लेटिव क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करेंगे, प्लीज़ ये दे दीजिए, प्लीज़ ये कर दीजिए, और ये वो इन पे डिपेंड करता है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे हमने लास्ट एक्ट में देखा कि वो 6 नंबर था उनका, अब ये नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। बेसिकली ये हमें लालच देते थे, ये ले लो वो ले लो, लेकिन रिवॉल्ट मत करो। ये 1857 के रिवॉल्ट से डर चुके थे ये सब। गाइस ये नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया वो इंक्रीज हो गया था फ्रॉम 6 to 12। ठीक है, अब कुछ जो थे इसमें नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे। नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब ये हुआ कि नॉमिनेट तो कर दिए थे कि हाँ तुम जो हो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट हो, लेकिन तुमको ना कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। हाँ तुम पार्ट तो हो लेकिन तुम फिर भी कुछ कर नहीं सकते, बस तुम नाम के ही हो जो हो। और उसमें कौन कौन थे? ये राजा लोग थे, ये राजा ऑफ बनारस थे, ये महाराजा ऑफ पटियाला थे, ये सर दिनकर राव थे। इनको बस खुश करने के लिए मेंबर बना दिया गया था। ठीक है,
उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट था वो ये था कि इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट में। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, तो इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लाइक लॉ मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, एजुकेशन एटस्ट्रा। ठीक है, उसी के साथ साथ इस एक्ट के तहत उन्होंने वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो था वो दे दिया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की क्लास लाएंगे, बट फिर तो गाइज इस एक्ट को भी हम जल्दी जल्दी लर्न करेंगे। वो ये था कि 1861 का जो एक्ट था उसमें हमने ये देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पहले का बन गया है उसके अंडर वाइस रॉय है, वाइस रॉय के अंडर एक लेजिस्लेटिव है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव जो है उनके पास सिर्फ एडवाइजरी पावर है, वो बस थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि प्लीज़ ऐसे कर दीजिए। वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लॉ जो है वो यही बनाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ नंबर इंक्रीज कर दिया गया लेजिस्लेटिव बॉडी का, 6 से 12 कर दिया गया, और इन 12 में जो है वो नॉन ऑफिशियल इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर में नॉमिनेट कर दिया। उसमें कौन कौन सा था? उसमें था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। उसी के साथ साथ वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दे दी। ओके, एंड देन लास्ट क्या था कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो आ गया था, लाइक मिनिस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया था, काम जो थे वो डिवाइड कर दिए गए थे। वेरी गुड, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसमें उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करने का परमिशन दे दिया, लाइक आप सेंट्रल और प्रोविंशियल वाले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको आप अप टू 16 इंक्रीज कर सकते हो। ओके, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, जो पहले सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करती थी, अब वो बजट भी डिस्कस कर सकती थी और एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे कि आपने ये लॉ बनाया, कैसे बनाया, इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो या नहीं। किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पूछ सकती थी, किससे? एग्जीक्यूटिव से। ओके गाइस, समझ में आया? और ये ब्रिटिशर्स अभी भी अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ रहे थे। बेशक इन्होंने इंडियंस को परमिशन दे दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करने का और क्वेश्चंस पूछने का, लेकिन इन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो है अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की ही रखी थी। समझ में आया? अब ऑब्वियस ही बात है, अगर 6 या 12 या 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसी के साथ साथ सामने ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो 40 या 30 होंगे, तो कोई भी डिस्कशन होगा या वोटिंग होगी तो उसमें किसके ज़्यादा वोट्स होंगे? ऑफिशियल मेंबर्स के। तो जाने कि इंडियंस कुछ भी रिक्वेस्ट कर दें, उनका तो कोई भी डिसीजन जो है वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स की होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये रहा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें वाइस रॉय जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, लेकिन ध्यान रखिएगा वो ओपिनियन लेंगे। किसका ओपिनियन लेंगे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये कौन था? ये एक ट्रेडिंग बॉडी थी, ठीक है। उसी के साथ साथ वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का ओपिनियन लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आया होगा। जाने के आप ये मान के चलो कि गवर्नर जो हैं, अगर मैं आपको प्रेजेंट एग्जांपल दूं, गवर्नर जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे किसको पूछ के? एक बिजनेसमैन को पूछ के, लाइक अंबानी को पूछेंगे, ठीक है, और साथ में स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूछेंगे कि मुझे किस किस को नॉमिनेट करना चाहिए। अब समझ में आया? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइस रॉय जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, लेकिन सबसे पहले ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लाइक जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उनका, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एडवाइस लेंगे, जिसका वो नाम बताएंगे कि आप ABC या किसी को भी नॉमिनेट करिए, उसी हिसाब से वाइस रॉय जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और बंगाल चैम्बर जो था, लाइक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको BCC भी बोला जाता है, ये एक ट्रेडिंग ग्रुप था। ओके, वेरी गुड। उसी के साथ जो स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसमें गवर्नर नॉमिनेट करते थे, और गवर्नर किसको नॉमिनेट करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए?
कि किसी भी ज़मींदार को नॉमिनेट कर सकते थे या फिर यूनिवर्सिटी हेड वगैरह को। अब मुझे पता है आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। गाइस, जिस तरह से प्रेजेंट सिनेरियो में सेंटर और स्टेट है ना, उसी तरह का है। हमने देखा था ना कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर उसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उन्होंने क्या बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, फिर इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया था। और इसकी जो सीट थी वो क्या थी, बंगाल की सीट थी। समझ में आ रहा है। और ये जो सेंट्रल वाला है ना वो इसी का है, और बाकी मद्रास, बिहार, असम वगैरह जो थे ना वो प्रोविंशियल में आते थे। ओके, वेरी गुड। तो अगर नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्या आ गया है, यहाँ से आ गया है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। समझ में आया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। वेरी गुड। अब हम इसको भी लर्न करेंगे साथ साथ, मेरे साथ लर्न करेंगे आप लोग कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था 1892 का, उसमें क्या था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नंबर इंक्रीज कर दिया था। लाइक उन्होंने परमिशन दे दिया था कि आप 16 तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिवॉल्ट हो रहे थे 1857 का हुआ था, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मन में जो इंडियंस का खौफ जो था वो तो आ ही गया था। ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको लालच देते थे, प्रोवाइड करते थे कि प्लीज़ शांत हो जाओ, हमें हुकूमत चलाने दो। तो उन्होंने ये सब चीज़ें हमको दी थी। क्या दिया था उन्होंने हमको, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने का परमिशन भी दे दिया था एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, उसी के साथ साथ ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो अब क्वेश्चंस भी पूछ सकता था और बजट भी डिस्कस कर सकता था। इससे पहले वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, एडवाइस करते थे। ठीक है, नंबर तो इंक्रीज हो गया था लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो ऑफिशियल्स की ही थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये रहा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें वाइस रॉय जो थे वो नॉमिनेट करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर को, लेकिन पहले ओपिनियन लेते थे। किसका ओपिनियन लेते थे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, और जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें गवर्नर जो थे वो किसको नॉमिनेट करते थे? जमींदार या फिर यूनिवर्सिटी के हेड को। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम जो लास्ट एक्ट देखेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। किसको दिया था? मुस्लिम्स को दिया था। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, लाइक मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होगा, और जो वोटिंग का राइट है, वोटिंग का परमिशन भी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो किसको होगा? मुस्लिम्स को होगा। और ये उन्होंने क्यों किया था? मुस्लिम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके गाइज, वेरी गुड। ठीक है, और उसी के साथ साथ और लालच दिए जा रहे थे। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका नंबर 16 से 60 करने का परमिशन दे दिया था, और प्रोविंशियल में बोला था जितना भी है कर दो, हमें नहीं पता, फिक्स नहीं करके दिया था, तुम्हारी मर्जी से तुम कितना भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आपको नॉन ऑफिशियल की रखनी पड़ेगी। किधर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और सेंट्रल में मेजॉरिटी, सेंट्रल में किसकी होगी? ऑफिशियल मेंबर्स की। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में आया भी है और आगे भी आ सकता है कि किधर किसकी मेजॉरिटी थी। सेंट्रल में किसकी मेजॉरिटी है? वो है ऑफिशियल मेंबर्स की, और प्रोविंशियल में किसकी होगी? नॉन ऑफिशियल की। वेरी गुड। अब जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस भी आगे थे। अभी तक इंडियंस किस में थे? लेजिस्लेटिव में थे। अब किस में आ गए? एग्जीक्यूटिव में आ गए। मतलब कि अब वो लॉ भी बनाएंगे। कौन? मतलब इंडियंस को परमिशन मिल गया था इसमें आने का, लॉ मेकिंग बॉडी में। और जो फर्स्ट जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? वेरी गुड। क्या ही है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, किसके लिए दिया था? मुस्लिम भाइयों के लिए दिया था। उसी के साथ साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको नंबर 60 तक इंक्रीज कर दिया था। प्रोविंशियल को बोला था तुम कितना भी कर दो, नॉट फिक्स।
ठीक है। उसी के साथ साथ वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को भी आने की परमिशन दे दिया था, और फर्स्ट जो थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, उसके बाद हमारा प्यारा इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके गाइस, आई होप कि आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि इसी तरह से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और प्लीज़ जिनको नहीं भी अच्छा लगता है वो भी बताओ, अपना रिव्यू ज़रूर दो, फीडबैक ज़रूर दो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। एंड